हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो अब तक हमने अनुपात समानुपात के काफ़ी टाइप पढ़ लिए हैं। अब आप लगाएंगे टाइप नंबर 10। और टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा कि 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ें कि नया अनुपात 2:3 हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले मैं बेसिक मेथड से आपको एक सॉल्यूशन करवाता हूँ। सबसे पहले क्या है इसमें, 3:5। आपको पता है कि अनुपातों को हम ऐसे बट्टे में लिख सकते हैं। ये लिख लिया मैंने 3:5। फिर प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़े। प्रत्येक पद का मतलब इसमें भी कुछ जोड़ना है और इसमें भी कुछ जोड़ना है आपको। तो मैंने इधर भी x जोड़ दिया और इधर भी x जोड़ दिया। तो 3:5 के प्रत्येक पद में कुछ ना कुछ जोड़ना था, तो मैंने इधर भी x जोड़ दिया, इधर भी x जोड़ दिया। अब जब x जुड़ जाएगा तो वो कह रहा है कि जो अनुपात है, जैसे ही कोई संख्या जुड़ जाएगी वो अनुपात हो जाएगा 2:3। तो मैंने लिख लिया इधर 2 और इधर लिख लिया 3। 2:3 को ऐसे लिख सकते हैं 2:3। इसको लिखना आपको आ गया होगा कि भाई 3:5 था, प्रत्येक पद में हमने कुछ जोड़ा। अगर वो घटाने का कहता तो मैं इधर चिन्ह घटाने का लिख देता, माइनस कर देता, क्योंकि उसने जोड़ने को बोला है इसलिए मैंने +x कह दिया, +x कह दिया। और जैसे ही जोड़ेंगे अनुपात हो जाएगा 2:3। अब आपको बस तिरछी गुणा करानी है इसमें। तो देखिए 3 जब इससे गुणा करेगा तो 3 × 9 + 3 × x 3x। 2 जब इससे गुणा करेगा 2 × 5 = 10 + 2 × x 2x। अब x वाली टर्म को एक साथ कर लीजिए, बिना x वाली टर्म को एक साथ कर लीजिए। तो 3x 2x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और 9 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 3x में से 2x गया, 1x बच गया और 10 में से 9 गया, 1 आ गया। तो आपसे पूछा था कौन सी संख्या जोड़े, हमने कहा x जोड़ेंगे और x का मान कितना है 1। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कि अगर मैं प्रत्येक पद में 1 जोड़ दूं तो जो मेरा अनुपात होगा वो 2:3 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 3/5 लिखेंगे, दोनों तरफ x जोड़ देंगे और x जोड़ते ही अनुपात 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन तिरछी गुणा करा देंगे, 3 × 9 + 3x और बराबर 10 + 2x। x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ। तो 3x में से 2x घट गया और 10 में से 9 घट गया, इधर आया x और उसकी वैल्यू आ गई 1। ये तो था बच्चों पहला मेथड इस सवाल को करने का। आइए सेकंड मेथड पे भी देख चल लेते हैं। इसको लिख लीजिए कि ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड पे चलते हैं। देखिए सेकंड मेथड में क्या होता है, सबसे पहले अनुपात लिख लीजिए 3:5 और 2:3। इधर देखिए 3 और 5 के बीच गैप कितने का है। आप कहेंगे सर 3 और 5 के बीच 2 का गैप है, 5 में से 3 गया 2 ही आएगा। और 2 और 3 के बीच गैप कितने का है, आप कहोगे सर 1 का गैप है। हमने क्या किया, सिर्फ अनुपात लिखे 3 और 5 और इधर लिखे 2 और 3, इनके बीच के गैप देखे कि इसमें कितने का गैप है कि 2 का गैप है, इसमें कितने का गैप है कि 1 का गैप है। अब आपको एक काम करना है, इस 2 की गुणा इन दोनों से करवानी है और इस 1 की गुणा इन दोनों से करवानी है। याद रखोगे, इस 2 की गुणा तो इनसे करवानी है और इस 1 की गुणा इनसे करवानी है। तो देखो क्या होगा, ऐसे गुणा कराने से अनुपात ऐसा हो जाएगा, जब 1 इनसे गुणा करेगा दोनों से तो 3 और 5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 और 5 ऐसा कैसा रहेगा। लेकिन जब 2 इससे गुणा करेगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। दोनों जब इससे गुणा किया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो गया आपके पास में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3 और 5 का डिफरेंस कितना था 2, 2 और 3 का डिफरेंस कितना था 1। तो 2 की गुणा तो इन दोनों से करवानी है और 1 की गुणा उन दोनों से करवानी है। तो 1 ने जब 3 और 5 से गुणा की तो 3 और 5 आ गया, लेकिन जब 2 ने इन दोनों से गुणा की तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आ गया। अब आप देखिए 3 से 4 हो रहा है, कितना बड़ा होगा 1, या 5 से 6 हो रहा है तो कितना बड़ा होगा 1। यानी आप अपना आंसर दे सकते हैं कि मैं कितना जोड़ू कि अनुपात बन जाए, तब आप कहोगे 1। बस ये आपका आंसर हो गया। इधर भी 1 आ रहा था, इधर भी 1 आ रहा है। इतना काम करने के बाद में आपको सिर्फ संख्याएं देखनी है कि जैसे 3 से 4 हुआ कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 5 से 6 हुआ कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। इसका मतलब सीधा सीधा आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। और या फिर आप चाहें तो ऑप्शन का सारा ले सकते हैं थर्ड मेथड में। आपके जो ऑप्शन है वो इस तरह से दिए हुए हैं 1 2 0 1 और 3। 2 0 1 और 3 आपके 4 ऑप्शन है। अब आप खुद देखिए 3 और 5 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो ये हो जाएगा 5 और 7। 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो ये कहीं से भी 2 3 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया आपका। उसके बाद में अगर मान लो मैं 0 ऐड करूं तो 0 ऐड करने से आपको पता है कि अनुपातों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी ये 2 और 3 का अनुपात नहीं आया, ये भी गलत हो गया।
फिर मैं जब एक ऐड करता हूँ, एक ऐड करूंगा तो 3 और 1 4 हो गया, और 5 और 1 6 हो गया। और जब मैं इसको काटूंगा 2 के पाड़े से तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो गया, तो 2:3 आ रहा है। तब आपका आंसर ये हो सकता है। और अगर आप 3 ऐड करोगे, तो अगर 3 ऐड करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। इसको काटेंगे तो अनुपात बनेगा 3 4, वो हमको चाहिए नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा आपके पास में। तो आप इस सवाल को ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे। आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे वो जोड़ के देख लीजिए। जैसे 2 जोड़े तो 5 और 7 हुआ, जबकि आना तो 2 और 3 चाहिए था, तो गलत हो गया। 0 जोड़ा तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो वो वैसे गलत हो गया। लेकिन जब 1 जोड़ा तो 3 और 1 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और जब इसको काटा तो 2 और 3 मिल गया। तो यही आपका आंसर था कि हमको एक ही जोड़ना पड़ेगा। 3 जोड़ने पर भी गलत आ गया आपका ऑप्शन। तो आपके बोर्ड पर 3 तरीके दिए हुए हैं, ठीक है। ये सबसे बेसिक तरीका होता है, ये उससे थोड़ा बेटर है, और ये उससे थोड़ा बेटर है। तो तीनों अपने आप में सही तरीके हैं। आप एक्स ना मान करके इन सवालों को या तो ऐसा करना सीखे या ऐसा करना सीखे। कुछ सवाल हैं इस पर आधारित जिसमें हमको एक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। जबकि इस तरह के जो छोटे सवाल है वो इस मेथड से या इस मेथड से आराम से हो जाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई। आप इस मेथड को नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया कि 7 11 में क्या जोड़ें। 7:11 में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 3:4 प्राप्त हो जाए। 7:11 में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 3:4 प्राप्त हो जाए। आपके पास में कई मेथड थे, मैंने अभी डिस्कस किए थे तीनों के तीनों मेथड। मैं यहाँ पर दूसरे मेथड का यूज करूंगा, सेकंड वन। अगर आपको तीनों में से किसी भी और मेथड को दोबारा समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इस वीडियो के दौरान आपको एक मोबाइल नंबर मिलते होंगे जो स्क्रीन पर शो हो जाते हैं, उसमें अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके सारे डाउटों को मैं इकट्ठा करके उनका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट सबके इजीली और सही तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले 7 और 11 के बीच का डिफरेंस देखिए 4, 3 और 4 का डिफरेंस देखिए 1। 1 की गुणा ये इनसे कराएंगे, 4 की गुणा इनसे कराएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 7 और 11 एज इट इज उधर जाएगा क्योंकि 1 से गुणा हुई है, और इनकी 4 से होगी तो यह आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16। अब आप आराम से बता सकते हैं कि 7 से 12 हो रहा है, कितना ज़्यादा हुआ होगा 5। या 11 से 16 हो रहा है तो कितना ज़्यादा हुआ होगा 5। तो आपसे अगर पूछा जाए कौन सी संख्या जोड़ी गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि संख्या जोड़ी गई 5। बस ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको कि बस इधर 4 का गैप, इधर 1 का गैप, 1 की गुणा इन दोनों से कराई, 4 की गुणा इन दोनों से कराई, तो 7 11 हो गया, 12 16 हो गया। देख लीजिए कितना बढ़ गया 5, इधर भी 5, तो आंसर कितना हो गया 5। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाएं। अब इस पर ध्यान रख लेना, यह घटाने का क्वेश्चन है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाएं कि 5:7 आपको प्राप्त हो जाए, कि 5 7 प्राप्त हो जाए। अब आपको मैं ये बेसिक से भी समझा देता हूं कि इसको बेसिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले 17 - x और 19 - x बराबर आ गया 5 7। तो आप तिरछी गुणा कराइए, 17 7 119 - 7x, 19 5 95 माइनस का 5x। अब 7x को मान लीजिए, ये 95 को यहाँ लिया, ये हो गया आपके पास में 24 और इधर आ गया 2x। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, 24 को काट देगा 2 12 बार, तो आपका आंसर हो गया x = 12। ये आपका पहला बेसिक मेथड से सोल्व हो गया। आप दूसरे मेथड से भी सोल्व करके देख सकते थे कि 17 और 19 इनका डिफरेंस देखिए कितने का है 2 का। 5 और 7 इनका डिफरेंस देखिए कितने का है 2 का। अब आपको यहाँ एक बात समझाता हूं मैं, जब भी डिफरेंस सेम हो तब आपको ऊपर नीचे गुणा नहीं करवानी है। अब तक जो भी अपन सवाल कर रहे थे उसमें इधर का डिफरेंस और इधर का डिफरेंस अलग अलग आता था। अब देखिए इधर का डिफरेंस भी 2 है, इधर का डिफरेंस भी 2 है, तब आपको एक दूसरे से गुणा कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप भूल जाइए इसको कि हमने डिफरेंस देखा भी था क्या। जब दोनों का डिफरेंस सेम आता है तब गुणा नहीं कराते हैं। अब आप सीधा देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे 17 से 5 लाना होगा तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा। आप कहोगे सर 12 घटाना पड़ेगा। या 19 में से 7 लाना होगा तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा 12 घटाना पड़ेगा। और यही तो आपका आंसर है 12। आपको वो सीधा देखना था कि अगर 17 से 5 आ रहा हूँ तो मैंने कितना घटाया 12, या 19 से 7 आ रहा हूँ तो मैंने कितना घटाया 12। तो यहाँ आपने नई बात सीखी कि अगर इनका और इनका डिफरेंस सेम हो तब आपको गुणा नहीं करानी, आपको सीधा डिफरेंस देख लेना है कि 17 और 5 का डिफरेंस कितने का 12 का।
1907 का डिफरेंस कितना, 12 का, इसलिए आपका आंसर भी क्या माना जाएगा, 12। इस सवाल का आंसर जैसे आपको मैंने बेसिक मेथड से भी समझा दिया और आपको मैंने दूसरे मेथड से भी समझा दिया। आई होप आपको ये बात दोनों तरफ से समझ में आ गई होगी कि कैसे अगर माइनस वाला सवाल आए तो हम ऐसे करेंगे बेसिक मेथड में, और अगर सेम अपने पास में डिफरेंस आ जाए तो हम उन दोनों की गुणा नहीं कराएंगे बल्कि सीधा डिफरेंस चेक कर लेंगे कि भाई 12 का डिफरेंस आ रहा है, वही आपका आंसर है। आप जल्दी से जल्दी इस मेथड को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही आपके 1-1, 2-2 मिनट बचाते हैं और आगे के क्वेश्चन में यही छोटे छोटे सवाल आपकी मदद करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि 11-15 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। ये भी घटाने वाला ही सवाल है कि 2-3 बन जाए। अब मैं इसको सीधा सेकंड मेथड से करूंगा। यहाँ का डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस आ रहा है 4 का, और यहाँ का डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो 1 की गुणा इन दोनों से करा दो, 4 की गुणा इन दोनों से करवा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 11-15 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब आप देख के बता सकते हैं कि हमने कितना घटाया। जरा 11 में से 8 घटाओ कितना आता है, 3। 12 में से 15 घटाओ कितना आता है, 3, यानी डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। कि जब 15 में से 3 घटाऊंगा तभी 12 आएगा, या 11 में से 3 घटाऊंगा तभी 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 3। नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों इन्हीं क्वेश्चनों के टाइप में अब हल्का सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 है। दो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, उनका रेशियो दे दिया आपको 7 और 11, और वो कह रहा है कि प्रत्येक में 7 जोड़ दें। अब तक तो वो पूछता था कि क्या जोड़ना है, अब इसने कहा कि इसमें भी मैं 7 जोड़ूंगा और इसमें भी मैं 7 जोड़ूंगा। तो अब जो नया अनुपात आएगा वो 2-3 हो जाएगा। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करके बताओ, कि इन दोनों में से जो भी छोटी संख्या है वो बता दो। तो देखो बच्चों, कई बच्चे गलती करते हैं कि 7 में सीधा 7 जोड़ देते हैं, 14 ले आते हैं, 11 में 7 जोड़ के 18 ले आते हैं। तो ये चीजें गलत हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो चीज दी हुई है वो दी हुई है अनुपात में, और यहाँ इसने पूछी है संख्या। संख्या और अनुपात कभी भी सेम नहीं हो सकते। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया मेरी संख्या है 4 और दूसरी संख्या है मेरे पास में 6। संख्या तो ये रही 4 और 6, लेकिन मैं आपको कहूं कि जरा इनका अनुपात लेके बताओ, तो आप कहोगे सर अनुपात आएगा 4/6 यानी 2/3। तो संख्याएं तो 4-6 थी, लेकिन जो इसका अनुपात आया वो आया 2:3। अब अगर मैं आपको कहूं कि संख्या में जरा 5 जोड़िए, तो एक बच्चा तो ये कहेगा कि सर इधर भी 5 जोड़ देगा, इधर भी 5 जोड़ देगा, तो वो कहेगा कि सर ये तो 9:11 आ रहा है। और कई बच्चे होते हैं जो इन संख्याओं का ना देख करके अनुपातों का यूज कर लेंगे। वो कह देंगे सर मैंने तो 5 जोड़ दिया, लेकिन मेरे तो आंसर कुछ और ही आ रहा है। तो जिस बच्चे ने ये गलती की है कि अनुपातों में ही संख्या जोड़ दी, तो वो गलत है। कभी भी अनुपातों में आप ऐसे सीधी संख्या नहीं जोड़ते हैं। जब भी को वो कहे कि हमको कोई संख्या जोड़नी है इसके अंदर, ठीक है, तब आपको, ठीक है, पहले संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद में हम संख्या ऐड कर पाएंगे। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से यह सवाल होगा। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि पहली संख्या है 7x और दूसरी संख्या है 11x। बेसिक ये पहला मेथड है आपका। तो 7x में इसने कहा कितना जोड़ना है, 7, तो मैंने जोड़ दिया 7 बटे में। 11x में भी कितना जोड़ना है, 7, तो मैंने जोड़ दिया 7। पहली संख्या मानी 7x, दूसरी मानी 11x। इन दोनों में मुझे कहा कि 7-7 जोड़ना है, तो मैंने 7-7 जोड़ दिया। अब बराबर में अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3, तो मैंने लिख लिया 2:3। अब तिरछी गुणा कराइए। 7 या 21x प्लस 21, 11 दूनी 22x प्लस 14, दोनों से गुणा कर ली। x वालों का एक तरफ, बिना x वालों का एक तरफ, तो 14 को यहाँ लिए, 21 को वहां ले जाइए। तो 21 माइनस का 14, और ये आ जाएगा 22x माइनस का 21x। तो 21 में से 14 गया, आपके पास बच गया 7, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यहाँ x की वैल्यू 7 आई है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। इसमें आंसर आपसे क्या पूछा गया था, आंसर में पूछा गया था छोटी संख्या बताओ। तो आप मुझे बताओ, आपने संख्या मानी थी 7x और 11x, तो 7x और 11x में से छोटी कौन सी है, तो आप कहोगे सर 7x। और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली, x की वैल्यू हमने निकाली 7, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7 × 7
49। तो छोटी संख्या आएगी 49। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 11 गुणा 7 77, फिर 77 आ जाता आपके पास में बड़ी संख्या। तो इस तरह से इस सवाल को करना पड़ेगा। अगर सवाल हल्का सा चेंज हो जाता है तो आपको ऐसा ले जाना पड़ेगा कि संख्या मानेंगे 7x, दूसरी मानेंगे 11x, इसमें भी 7 जोड़ दिया, इसमें भी 7 जोड़ दिया, और बराबर में अनुपात कितना होना चाहिए, 2 और 3। त्रिची गुणा करा दीजिए, 3 7 21 प्लस 21, 11 दूनी 22 प्लस 14, एक्स को एक तरफ, बिना एक्स वालों को एक तरफ। तो 22x यहाँ पड़ा ही था, 21 एक्स को वहां लेके चला गया, 14 को यहाँ लिया है, तो एक्स का मान 7 आ गया। यहाँ आपको एक्स का मान नहीं निकालना है, यहाँ आपको निकालनी है छोटी संख्या। तो 7 और 11 में से छोटा होता है 7, तो 7x, एक्स की वैल्यू 7 रख दी, तो आंसर आ गया 49। अब इसी को सेकंड मेथड से भी चेक कर लेते हैं आपने, क्या ये सवाल सेकंड मेथड से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलो देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला अनुपात था 7:11 का, बाद में उसने कहा कि ये हो जाएगा 2:3। आप देखिए यहाँ का डिफरेंस कितने का है, 4 का, और यहाँ कितने का, 1 का, अलग अलग डिफरेंस है। तब आपको 1 की गुणा इन दोनों से करवानी पड़ेगी, 4 की गुणा इन दोनों से करवानी पड़ेगी। तो ये 7:11 का 7:11 रहेगा एडजस्ट, और 4 से ये गुणा करेगा 8, और 4 इससे गुणा करेगा 12। तब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि इसमें कितना ऐड हुआ है, तब आप कहोगे सर 7 से 8 हो रहा है, ये 11 से 12 हो रहा है, तो ऐड तो सिर्फ सर एक ही हो रहा है। पिछले सवाल ऐसे तो किए थे अपन ने, ऐसे ही तो देख रहे थे अपने कि सबसे पहले इनका डिफरेंस देखते थे 4, इनका डिफरेंस देखा 1, तो 1 की गुणा इससे करा दी और 4 की गुणा इससे करा दी। तो हिसाब से देखा जाए तो 11 से 12 हो रहा है, इसका मतलब ऐड कितना हुआ, 1। लेकिन उसने कहा कितना ऐड करना है, 7। अपने कितना हो रहा है, 1। उसने कहा 7 ऐड करना है, अपने यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है। इसका मतलब हमको 1 की वैल्यू किसके बराबर रखनी पड़ेगी, 7 के। और 1 की वैल्यू अगर 7 के बराबर है तो उसने पूछी छोटी संख्या, दोनों में से छोटा कौन है, 7। 7 का मान कितना आ जाएगा, जब 1 का मान 7 के बराबर, तो 7 का मान आ जाएगा 7 गुणा 7 49। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 49। तो सेकंड मेथड से भी ये सवाल इजीली हो सकता है, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, एक्स से कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर रहता है ये सवाल कि भाई 7:11 था, डिफरेंस कितने का, 4 का, 2 और 3 है, डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 की गुणा इन दोनों से, 4 की गुणा इन दोनों से। तो ये आ गया 7:11 8:12। आपने देखा कि कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, जबकि असल में तो हमको कितना बढ़ाना था, 7। तो 1 का मान 7 के बराबर। फिर पूछा छोटी संख्या बताओ, दोनों में से छोटा कौन है, 7। 7 × 7 कितना हो गया, 49। या और भी जल्दी करना था तो जरा आपने ऑप्शन पे गौर करें। आपके पास जो ऑप्शन थे वो थे 57, 62, 49 और 40। ये 4 ऑप्शन आपके पास में थे, 57, 62, 49 और 40। तो अब आप ये देखिए, हमको छोटी संख्या बतानी थी। आप खुद सोच के देखिए, अपने पास में छोटी संख्या कौन सी थी, 7x। इसका मतलब है कि जो भी संख्या आएगी वो 7 के पाड़े में तो आई आएगी, ये बात पक्की है। अगर बड़ी संख्या पूछते तो वो 11x यानी 11 के पाड़े में आती। अब छोटी संख्या पूछी तो 7x यानी 7 के पाड़े में आएगी। आप सीधा ऑप्शन ही देख लीजिए, 7 के पाड़े में कौन सा आता है, 57 आता नहीं है, 7 के बारे में 62 आता नहीं है, 40 आता नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा जो आपका आंसर हो सकता है 49। तो आप 49 सीधा टिक कर सकते थे बिना किसी कैलकुलेशन को किए। आपको बस ये देखना था, पहली लाइन पढ़नी थी कि भाई अनुपात है 7 और 11। अच्छा छोटी पूछी है, हम ऐसे देखते हैं कि अनुपात दिया था 7 और 11। अच्छा छोटी पूछी है तो छोटी तो भाई 7 के बारे में आएगी, तो 7 के बारे में देख लो कौन सा ऑप्शन आता है, 49 आता है, आंसर लगा दो। और अगर कोई कहे सर 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन ऐसे हो तो आपको तरीके तो सिखा चुका हूँ मैं ये नहीं, मैं बार बार आपको बात समझाता हूँ कि हर सवाल ऑप्शन से नहीं हो सकता है, लेकिन जो सवाल हो सकता है कम से कम उनको तो कीजिए, उनके लिए तो टाइम बचाइए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 2 ऑप्शन हो जाते, एक 49 आ जाता, एक मान लो 56 ही आ जाता, तो आपको इस तरीके से करना पड़ता, तब आप शॉर्टकट ट्रिक यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन एग्जामिनर ने सवाल ही इस तरह से डिजाइन दिया कि आप अपना टाइम बचा सकते हो। जब दिख रहा है कि 7 और 11 का अनुपात है, हमको जो छोटी संख्या चाहिए वो 7 के पाड़े में आएगी, तो 7 के पाड़े में एक ही ऑप्शन था, आप इसको सीधा टिक कर दो। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हर सवाल नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उनको करके टाइम बचाइए आप। पेपर में कुछ सवाल इस तरह के आएंगे श्योर आते हैं इस तरह के सवाल, क्योंकि एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप पेपर को पास करें। वो तो आप अपने लखनऊ की वजह से पेपर नहीं पास कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए मेथड और साथ साथ में ट्रिकें, इन दोनों पर बराबर काम कीजिए। अगर आपको अपनी ट्रिकें समझ में नहीं आती है तो मेथड पे स्टिक रहिए। और जो बच्चा बार बार मेथड कर लेगा वो इनमें भी इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि उसको ट्रिकों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो 1 सेकंड में इस तरीके से भी आंसर निकाल लेगा। और कई बच्चे तो इस तरीके से भी फटाफट आंसर निकाल लेते हैं, वो अपनी कैलकुलेशन को इतनी तेज कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं सिखाता कि आप ये करें ये करें ये करें, आपको जो मेथड समझ में आए उससे करें, लेकिन बार बार उस मेथड को पढ़ें ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत अच्छी हो जाए और एग्जाम में 1 मिनट के अंदर अंदर विद इन 1 मिनट आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये सवाल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है कि भाई दो संख्याएं आपके पास 3 और 5 के अनुपात में, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 9 घटाना है। इसमें से भी 9 घटा दिया, इसमें से भी 9 घटा दिया, तो 9 घटाने पर जो अनुपात आना चाहिए वो आना चाहिए 12 और 23। तो आपको पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या है। अब आप, कोई बच्चा अगर ज़्यादा होशियार होगा तो 1 सेकंड में आंसर बता देगा कि इसकी दूसरी संख्या क्या है, सिर्फ ऑप्शन देखकर। क्या आप अपने ऑप्शन देखो क्या है, 44, 55, 66, 77। 44, 55, 66, 77। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरी संख्या 3 है कि 5 है? आप कहोगे सर 5 है। ऑप्शन में देखो 5 के बारे में कौन आता है? आप कहोगे सर ऑप्शन में तो एक ही नंबर है जो 5 के बारे में आता है। कौन सा नंबर? 55। बस वही आपका आंसर। यही बात मैं कहता हूँ कि कई बार अपन को सवाल देखने की जरूरत पड़ती है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हम ये जो सवाल जो लेके आए हैं आपके लिए, ये जो सवाल है ये सारे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई सवाल बनाया नहीं है या डिजाइन किए नहीं है, वही सवाल है जो काफी समय से कई डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो आप खुद सोचिए कि एग्जामिनर किस तरह से आपको सवाल बना के देता है। ये सवाल सीधा टिक करने का था, बिना किसी टेंशन के आप सीधा बता सकते थे कि इसका आंसर 55 आएगा, 55 में मार्क कर दो, चलते रहो। आप अपना 1 सेकंड बचा लो, 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा, मिनट बचा लोगे उल्टा। तो वैसे तो इसका आंसर 55 आना है, फिर भी अपन इसको मेथड से करके चेक कर लेते हैं। तो हम सेकंड मेथड का अप्लाई करते हैं इसे। सेकंड मेथड अप्लाई करूं तो आप देखिए डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, 2 का, और यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का आ गया, 11 का। तो 11 की गुणा इन दोनों में करा दो, 2 की गुणा इन दोनों में करा दो, तो देखिए कितना आता है। 11 जब इन दोनों से गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 55, और 2 जब इन दोनों से गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 46। अब आप ये देखिए 55 से 46 हो रहा है, 33 से 24 हो रहा है, इसका मतलब घटा कितना होगा, 9 घटा होगा। और आपको कितना घटाना था, हमको भी 9 ही घटाना था। इसने कहा ना 9 घटाएंगे, तो घट भी 9 रहा है और घटावे में भी 9 था। इसका मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि दूसरी संख्या वही है जो हमको चाहिए थी। क्या आंसर आ गया, 55। बस ये आंसर बन गया आपके पास इस सवाल का आराम से। तो आप इस सवाल को ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, या इस तरह से सेकंड मेथड अप्लाई करके तो भी देख सकते थे। इस सवाल का आंसर 55 आ गया। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए बच्चों, अब अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 11। ये जो टाइप है जो पूरी तरह से प्रीवियस टाइप पे बेस्ड है, मतलब पिछले टाइप में या टाइप नंबर 10 में हमने जो जो सीखा था वही हम टाइप नंबर 11 में दोबारा यूज कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये जो टाइप है ये डिपेंड करता है आय, व्यय और बचत के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आपको बात समझनी जरूरी है कि जो आय होती है, जो आपकी इनकम होती है, वो बराबर होती है कि भाई आपने खर्चा कितना किया, यानी आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, और प्लस आपने बचत कितनी की, आपकी सेविंग्स कितनी है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि टोटल जो आय होती है वो बराबर होती है खर्चे प्लस बचत के। और अगर कभी मैं आय में से बचत घटा दूं तो मुझे बराबर में क्या मिलेगा, खर्चा। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि मैं 100 रुपए की इनकम है मेरी, कि मैं 100 रुपए कमाता हूं और उसमें से 40 रुपए बचा लेता हूं, 100 रुपए कमाता हूं, 40 रुपए मेरे पास बच जाते हैं, तो इसका मतलब मैंने खर्चा कितना का कर दिया, 60 रुपए। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है ये तो आपको ये बस अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो आय होती है उसमें से जब बचत घटाते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, खर्चा। सेम बात उल्टी भी लागू होती है कि जब मैं आय में से खर्चा घटाऊंगा तो बराबर में बचत आ जाएगी। यानी अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं उसमें से मैंने 60 रुपए का खर्चा घटा लिया तो अब मेरी बचत कितने की आ गई, 40 रुपए की आ गई। तो इस बात को समझिए कि जब आय में से बचत घटती है तो खर्चा आता है, और आय में से जब खर्चा घटता है तो बचत आती है। पहला आप इन 3 पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। इस पर बेस अपन अभी सवाल को देखते हैं, वो जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको नोट करिए पहले। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 2 व्यक्ति की मासिक आय है 4 और 5 के अनुपात में। अब पहले मैं आपको इसका बेसिक सिखा देता हूँ पूरा का पूरा, कि भाई जो आय दे रखी है दोनों व्यक्तियों की, ये पहला व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति, उसका अनुपात है 4 और 5। तो हम मान लेते हैं पहले व्यक्ति की आय होगी 4x और दूसरे व्यक्ति की आय हो गई 5x। मैंने कहा था अनुपात हटेगा तो साथ में कुछ x लगेगा। साथ ही साथ इनके खर्चे का अनुपात भी दे रखा है और बचत भी दे रखी है। इनकी जो बचत है वो प्रत्येक की 1200 रुपए है। ये भी 1200 रुपए बचाता है और दूसरा वाला भी 1200 रुपए बचाता है।
और जो खर्चा है वो दे तो नहीं रखा, लेकिन उसका अनुपात दे रखा है आपको कि 3:4 का इसका खर्चा है। तो आपको पूछा है उनकी मासिक आय क्या क्या होगी, इस वाले बंदे की और इस वाले बंदे की आय जो है क्या क्या हो सकती है। तो चलो देख लेते हैं कि उनकी आय क्या क्या आनी चाहिए। सबसे पहले अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब मैं आय में से बचत घटाऊंगा तो सामने मुझे क्या मिलता है, खर्चा। तो आप लिखिए आय है 4x, उसमें से बचत घटाए, बचत कितनी है 1200, और बराबर में सामने लिख लीजिए खर्चा कितना है 3। फिर उसकी आय कितनी है 5x, इसमें से बचत घटाओ 1200 और सामने लिख लो खर्चा कितना है 4। तो आपने लिखना सीख गए होंगे कि आय कितनी है 4x, बचत कितनी थी 1200, आय में से जब बचत घटती है तो सामने क्या लिखते हैं खर्चा, खर्चा कितना लिख दिया 3। उसी तरह से आय कितनी 5x, उसमें से क्या घटाना है 1200, सामने खर्चा कितना है 4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 4 चौक 16x माइनस 4800 बराबर 15x माइनस 3600। अब x को एक तरफ, बिना x को एक तरफ कीजिए, 16x माइनस 15x बराबर 4800 माइनस 3600। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास में 1200। और जब x का मान 1200 है तब आपसे पूछी थी इनकी आय बताएं, तो इनकी आय आएगी पहले वाले व्यक्ति की तो 4x। 4x का मतलब 4 × 1200 हो गया आपके पास 4800, और दूसरे व्यक्ति की आय जो थी वो थी 5x, यानी 5 × 1200 हो जाएगी आपके पास 6000। तो ये तो था इनका बेसिक मेथड कि पहले व्यक्ति की आय थी 4800, दूसरे व्यक्ति की आय आ गई 6000। हमने क्या किया, आय में से बचत घटाई, सामने खर्चा लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया, x की वैल्यू 1200 आ गई। हमको x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमको इनकी आय चाहिए थी, तो x का मान इधर इधर पुट कर दिया। तो 4 × 1200 4800, 5 × 1200 6000। अब इसी सवाल को सेकंड मेथड से समझते हैं। आय देखिए, आय है 4 और 5 के अनुपात में, खर्च देखिए किस अनुपात में है, खर्च है 3 और 4 के अनुपात में। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों बीच का भी अंतर 1 है। जब दोनों का अंतर बीच का समान होता है तो मैंने कहा था उस स्थिति में हम कोई भी गुणा नहीं करवाते हैं, सीधा सीधा अनुपातों को पढ़ लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि 4 में से अगर मैंने 3 रुपए खर्च कर दूं तो मेरी बचत कितनी आनी चाहिए, 1। सिमिलरली 5 में से 4 रुपए खर्च कर दूं तो मेरी बचत कितनी आनी चाहिए, 1। 4 रुपए कमाए, 3 रुपए खर्च कर दिया, बचा कितना, 1। 5 रुपए कमाए, 4 रुपए खर्च कर दिया, बचा कितना, 1। जबकि वो तो कह रहा है कि बचेगा कितना 1200, और हमारा कितना बच रहा है 1, यानी आपके 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1200। और अगर आपके 1 की वैल्यू 1200 आ गई तो जरा इसकी आय देखिए, 4 का मान निकाल लीजिए, 1200 × 4 4800, और 1 की वैल्यू 1200 तो 5 का मान भी निकाल लीजिए, 1200 × 5 6000। ये आपका आंसर आ गया। तो आप इस सवाल को चाहे तो x से कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, पर कंपेरेटिव ये तरीका इससे ज़्यादा बेटर पड़ता है। तो आप इसे कीजिए कि 4 कमाया, 3 खर्च कर दिया तो बचत आ गई 1, 5 कमाया, 4 खर्च कर दिया तो बचत आ गई 1, जबकि बचत होनी कितनी चाहिए थी 1200। तो 1 का मान 1200 के बराबर, 4 का मान आ गया 4800, 5 का मान आ गया 6000। बस आपको एक बात इसके अंदर अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि ये वाला तरीका लगाते वक्त इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो सेम करेंगे। अभी तो 4 और 5 का डिफरेंस एक ही है, 3 और 4 का डिफरेंस भी एक ही है, इसलिए हमने सीधा निकाल लिया। अगर इन दोनों का डिफरेंस अलग अलग होता है तो अपन को डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा करा करके। चलिए नोट कर लीजिए इस सवाल को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम और श्याम की आय का मासिक अनुपात जो है वो आपको 5 और 6 दे रखा है। ये इनकी आय का अनुपात है। अब देखिए इनके खर्चे का अनुपात कितना है। इनके खर्चे का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:2। अब आप जरा यहाँ का डिफरेंस देखिए, 5 और 6 का डिफरेंस कितना, 1 का। 1 और 2 का डिफरेंस कितना, 1 का। इन दोनों का डिफरेंस बराबर है, तब आप सीधी बचत निकाल लीजिए। 5 में से 1 गया, 5 रुपए कमाए, 1 रुपए खर्च किया, बचे कितने 4। 6 रुपए कमाए, 2 रुपए खर्च किए, बचे कितने 4। पर असल में उनकी बचत कितनी दे रखी है, असल में उनकी बचत दे रखी है 6000।
जबकि हमारी बचत कितनी हो रही है 4, यानी 4 की वैल्यू आपको मिल गई 6000 के बराबर। तो 1 का मान आ जाएगा 6000 में 4 का भाग लगाएं 1500। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है शाम की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। ये राम है, ये श्याम है, लिख देता हूँ, ये राम है, ये श्याम है। आपको शाम को वार्षिक आय याद करनी है। तो देखिए सबसे पहले शाम की आय निकालते हैं। शाम की आय यहाँ कितनी दिखा रखी है 6, तो हम 6 की गुणा कराते हैं। जब 1 का मान 1500 तो ये आ जाएगा 6 × 1500, ये कितना हो गया 9000। लेकिन अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जिन बच्चों के आंसर 9000 आ रहा है वो गलत है, इस सवाल के लिए गलत है। क्यों? क्योंकि देखो बात समझो, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, उसने कहा था राम और श्याम की मासिक आय का अनुपात, और आपसे क्वेश्चन में एंड में क्या पूछा है, शाम की वार्षिक आय बताइए। तो जो अपन ने अब तक निकाला है, शाम की जो आय 6 थी, 6 तो कौन सी आय थी भाई, उसकी मासिक। तो आपने जो आय निकाली है वो मासिक आय निकाली है 9000, ये महीने के 9000 रुपए कमाता है। आपको बतानी है वार्षिक आय, तो जाहिर सी बात है एक साल में कितने महीने होता है 12 महीने। तो अगर एक महीने की 9000 है तो 12 महीने की कितनी आ जाएगी, 12 में 108, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 1,08,000 रुपए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ना कि ऑप्शन नंबर बी। कई बच्चे जल्दबाजी में इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी लगाए जाते हैं, ठीक है, जो 9000 है, जबकि इसका आंसर आएगा 1,08,000, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आप इस चीज को ध्यान से रखेंगे कि भाई सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस 1-1 है। तो हमने घटाया कि भाई 4 आ गया, 4 आ गया, तो बचत 4 है। उसने तो कहा बचत 6000 होगी, तो 4 की वैल्यू 6000 के बराबर, तो 1 का मान 1500, 1 का मान 1500 आ गया। तो उसने कहा शाम की आय पता नहीं है, तो शाम की आय हमको तो यहाँ 6 दिख रही थी, हमने 6 का मान निकाल लिया 9000। लेकिन 9000 आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये मासिक आय दे रखी है और हमको पता करनी है वार्षिक आय। तो एक महीने की 9000 है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी 1,08,000। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने कहा ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, ये इनकी आय है। साथ में उनके खर्च का अनुपात भी दे रखा है आपको 8:3। अब इस सवाल को थोड़ा सा आराम से करेंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति 1100 रुपए की मासिक बचत करता है तो ए की मासिक आय बतानी है। इसने आपको जो पूछा है, दी भी मासिक आय है और बतानी भी मासिक आय ही है। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना कि 12 से गुणा करा के 1 साल की आय बता दे। इसने मासिक आय दी है तो मासिक आय ही बतानी है। बस इसमें दिक्कत यह है कि अब इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। देखिए इनका डिफरेंस कितना है 1 और इनका डिफरेंस कितना है 5। अब इनके बीच का डिफरेंस सेम रहा नहीं है, तो इनके बीच का डिफरेंस सेम करने का तरीका क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि 5 की गुणा आप इन दोनों से करवा दीजिए, 1 की गुणा इन दोनों से करवा दीजिए। तो देखिए आय आ जाएगी 6×5 = 30, 5×5 = 25 और खर्चा आ जाएगा 1 से गुणा करके 8 और 3। अब आप बचत निकाल लीजिए। तो इसकी बचत आएगी 30 रुपये कमाए, 8 रुपये खर्च दिए, यानी बचे कितने 22 रुपये। उसी तरह से 25 रुपये कमाए, 3 रुपये खर्च दिए, तो बचे कितने 22 रुपये। लेकिन असल में हमने कितने बचाए थे 1100। तो हम 22 की वैल्यू 1100 के बराबर पुट कर देते हैं, तो 1 का मान आ जाएगा 50। 22 × 5 = 110 होता है, 1 का मान 50 आ गया और 1 का मान 50 आ गया। तो आपसे पूछेगी ए की मासिक आय। अब ए की आय हो चुकी है यहाँ पे 30, इसको नहीं देखेंगे, इसको अपन चेक करके ये बना चुके हैं। इसकी आय आएगी 30, तो 30 का मान हो जाएगा 30 × 50 1500। ये आपके इस सवाल का आंसर आ गया। तो अगर आपके पास में आय में और खर्चे में अलग अलग डिफरेंस दे रखा हो तो आपको पहले इनका डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए डिफरेंस बराबर हो चुका है, 30 और 25 के बीच का भी 5 का अंतर, 8 और 3 के बीच का भी 5 का अंतर। तो आपको डिफरेंस बराबर करने के लिए इसके डिफरेंस की गुणा इससे करानी पड़ती है और इसकी गुणा इससे करानी पड़ती है। तो 30 में से खर्चा घटा दिया, बचत आ गई 22 और इधर बचत आ गई 22। जबकि उसने कहा था हम तो 1100 बचाएंगे, तो 22 की वैल्यू 1100 के बराबर, 1 का मान 50, आय पूछी है 30 की वैल्यू आ गई 30 × 50 1500 रुपये। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से काफी ज्यादा अलग है। पिछले क्वेश्चन तक हमको जो 2 व्यक्तियों की बचत दी जाती थी वो समान दी जाती थी। अब इस क्वेश्चन में जो बचत होगी वो अलग अलग होगी। तब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल काफी बड़ा हो जाएगा आपके लिए।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि दो व्यक्तियों की जो मासिक आय है उसका अनुपात आपको दे रखा है 5:3 का, और जो खर्च है वो दे रखा है 9:5 में, और साथ ही साथ जो बचत दे रखी है वो आपको दे रखी है 1300 और 900 की, इस तरीके से। तो आपसे आय पूछी है। अब देखो बच्चों, इसको हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं और बेसिक मेथड को हल्का सा चेंज करके बिना एक्स के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक मेथड से स्टार्ट करते हैं। हम आय मान लेते हैं इसकी 5x है और इसकी आय मान लेते हैं 3x। अभी मैंने आपको सिखाया था कि आय में से जब मैं बचत घटाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, खर्चा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर करा चुका हूं पिछले वाले में कि भाई जब आय में से जब हम बचत घटाएंगे तो खर्चा मिलेगा। तो मैंने लिखी आय 5x, बचत घटा दीजिए 1300, सामने खर्चा कितना आ जाएगा 9। आय में से बचत घटाओ, सामने खर्चा आ गया। उसी तरह से आय में से बचत घटाओ, सामने खर्चा आ जाएगा। तो इसे गुणा कराइए, 25x माइनस का 6500 बराबर 27x माइनस का 8100। एक्स वालों को एक तरफ, बिना एक्स वालों को एक तरफ, तो 8100 माइनस 6500 बराबर 27x माइनस 25x। तो ये आ गया आपके पास में 1600 और वहाँ आ गया 2x। तो x का मान आ गया आपके पास 800। और अगर x का मान 800 आ गया तब आप कह सकते हो कि इसकी आय कितनी होगी, इसकी आय है 5x, इसकी 3x। तो हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 × 800, तो पहले वाले व्यक्ति की आय आ जाएगी 4000। और यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर दें तो 3 × 800, इसकी आय आ जाएगी 2400। तो आपका आंसर बन जाएगा 4000 और 2400। तो ये सवाल को करने का पहला मेथड रहेगा। जिस तरह से मैंने आपको पिछला सवाल समझाया था ये वैसा ही है, बस पिछले सवाल में जो बचत होती थी वो सेम आती थी, अब इसमें जो बचत है वो अलग अलग हो गई। करना है उसी तरीके से आपको कि भाई ये रही आय, आय में से बचत घटाई, सामने क्या लिखेंगे, खर्चा। ये रही आय, आय में से बचत घटाई, सामने क्या लिख देंगे, खर्चा। तिरछी गुणा करा लो, x का मान 800 आ गया, x का मान वापस पुट कर दो, इसकी आय 4000, इसकी आय 2400। अब इसी का एक मेथड और चलता है, वो भी मैं डिस्कस किए देता हूँ। दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं, पर इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मतलब तिरछी गुणा का मेथड। बस इसमें x दिखता है, इस वाले मेथड में x नहीं दिखता है, जबकि है दोनों तरफ से सेम टू सेम तरीके। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आए तो आप इसको कर सकते हैं। ये लिख लिया मैंने आय 5 और 3, ये लिख लिया मैंने खर्चा 9 और 5, और ये लिख ली मैंने बचत 1300 और 900। अब देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। इसमें बस x नहीं मानना, बाकी तिरछी गुणा तो सारी करवानी है। कैसे, 5 × 5 25, 9 × 27, इन दोनों का अंतर कितना 2। ये लिख लो, क्या किया हमने, 5 × 5 25, 9 × 3 27, इन दोनों का अंतर कितना 2, लिख लिया। फिर इधर आओ, 13 × 5 6500, 9 × 900 8100, और इन दोनों का अंतर कितना 1600, वो लिख लिया। ठीक है, तिरछी गुणा कराई हमने, 5 × 1300 6500, 9 × 900 8100, और इन दोनों का अंतर कितना आया 1600। तिरछी गुणा करवा ली थी। अब इस 2 को इस 1600 के बराबर रख दो कि अगर 2 का मान 1600 तो 1 का मान आ जाएगा 800, 2 का भाग लग जाएगा। और अगर 1 का मान 800 आ गया तो जिस तरह से आपके पास यहाँ x का मान 800 आया था उसी तरह से 1 का मान 800 आ गया। और अगर 1 का मान 800 है तो 5 का मान निकाल लेंगे, 5 × 800 4000, और 3 × 800 2400। ये आपके पास दोनों आय आ गई। ये इसी का ही एक छोटा रूप है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें x लगा दिया जाता है और इसमें x को हटा दिया जाता है, सीधा सवाल किया जाता है। करनी इसमें तिरछी गुणाई है कि 5 × 5 25, 9 × 3 27, इन दोनों का डिफरेंस लिख लो 2। फिर 5 × 1300 6500, 9 × 9 8100, इन दोनों का डिफरेंस 1600। तो 2 की वैल्यू 1600 के बराबर, तो 1 का मान 800। और अगर 1 का मान 800 आ गया तो आपसे आय पूछी है, आय ये रही 5 और 3, 1 का मान 800 तो 5 का मान आ जाएगा 5 × 800 4000, और 3 × 800
2400। तो आया गई 4000 और 2400। तो ये आपके पास में दोनों मेथड इस सवाल के मैंने बता दिए। बल्कि ये सवाल ऑप्शन से भी इजीली हो जाता, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह के सवाल मुख्यतः ऑप्शन से होते नहीं है, लेकिन ये सवाल आराम से हो सकता था ऑप्शन से। समझाता हूँ कैसे होता। देखो, आपके पास जो पहला ऑप्शन था वो था 4000 और 2400। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास में है वो है 3000 और 1800। तीसरा ऑप्शन आपके पास में है 5000 और 3000। और चौथा ऑप्शन आपके पास में है 4500 और 2700। ये 4 ऑप्शन थे। अब आप बात समझिए, ये जो इसने ऑप्शन दिए हैं ये इनकी क्या है? आप कहोगे सर ये इनकी आय है, क्योंकि उसने आय पूछी थी। अब मुझे एक बात बताओ, ये बंदे 1300 रुपये खर्च कर रहा था, और मैंने अभी आपको कहा कि अगर आय में से मैं बचत घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? खर्चा। तो जरा मैं आय में से बचत घटाता हूं। ये 4000 कमा रहा है, अगर इसमें से मैं 1300 घटा दूं, इसकी बचत घटा दूं, तो 4000 में से 1300 घटाओ, कितना बचता है? 2700। उसी तरह से 3000 में से 1300 घटा के देखो कितना बच गया आपके पास में? 1700। 5000 में से 1300 घटाओ, ये आपके पास में आ जाएगा 3700। और 4500 में से 1300 घटाओ, ये आपके पास में आ जाएगा 3200। मैंने क्या किया, ये आय दे रखी थी, आय में से मैंने बस इसकी बचत घटा ली। इसकी बचत 1300, इसकी बचत 1300, 1300 घटा लिया, तो इसकी बचत 2700, इसकी 1700, इसकी 3700, इसकी 3200। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, इसने कहा था कि इसका खर्चा जो है वो किस अनुपात में होना चाहिए? 9 और 5 के अनुपात में होना चाहिए। यानी पहले वाले का जो खर्चा आएगा वो पक्की बात है 9 के बाड़े में आएगा। तो अब ये देखो, इस खर्चों में से 9 के बाड़े में कौन सा नंबर आ सकता है? इस खर्चे में 9 के बाड़े में से एक ही नंबर आ सकता है, वो कौन सा है? 2700। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही आपका वास्तविक आंसर होगा, 4000 और 2400 वाला, और वही आपके पास आ रहा है। ठीक है, कंपेरेटिवली इस सवाल को मैं ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर हर सवाल इस तरह का ऑप्शन से नहीं किया जा सकता है। तब आपको या तो ये मेथड ध्यान रखना पड़ेगा या फिर ये मेथड ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इन तीनों मेथड को नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात दे रखा है 8:5। ये इनकी आय है 8 और 5 के अनुपात में। फिर इनके मासिक व्यय जो है वो दे रखा है आपके पास में 5 और 3 के अनुपात में। और इनकी जो बचत दे रखी है वो दे रखी है क्रमशः 12000 और 10000 रुपये की। तब आपसे ये पूछा गया है कि मासिक आय में अंतर कितना है, इन दोनों की आय में अंतर कितना होगा। अब देखा जाए तो बच्चों ये 1 सेकंड का सवाल है, और मेथड से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कैसे है? देखो, आपसे पूछा है आय का डिफरेंस। अगर मुझे इसे जल्दी जल्दी करना होता तो मैं ऐसा कहता कि भाई इन दोनों के बीच में आय का डिफरेंस कितने का है? 3 का, क्योंकि इसकी आय 8 है, इसकी आय 5 है, तो अंतर कितने का है? 3 का अंतर आया। अब आप मुझे ऑप्शन में से ये देख के बता दो कि 3 के पाड़े में कौन आता है। आप कहोगे सर 52,000 है पहला ऑप्शन, तो ये तो 3 के पाड़े में आने से रहा। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? 42,000। हाँ, ये 3 के पाड़े में आता है, 14 या 42 होता है। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? 44,000। क्या ये 3 के पाड़े में आता है? नहीं आता। चौथा ऑप्शन कौन सा है? 46,000। क्या ये 3 के पाड़े में आता है? नहीं आता। खत्म बात, एक ही ऑप्शन मेरा 42,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस सवाल को ऐसे भी फटाफट कर सकते हो। मैंने कहा ना, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो आप अपने ऑप्शन से खत्म कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन में 2 या 2 से ज्यादा नंबर होते हैं जो 3 के बारे में आते हैं, तो इसको कैसा करना है वो अभी मैं डील करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये सवाल जो एग्जाम में आया है, आप सीधा देख के कह सकते हो भाई इनका डिफरेंस जो है 3 का है, तो 3 के बारे में कौन आ रहा है? 3 के बारे में 42 आ रहा है। इसको टिक लगा के खत्म कीजिए बात को। चलिए मैं आपको अब इसको मेथड से करके बताता हूं। तो मेथड में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका सिखाया था, हम उसी तरीके से करेंगे। एक्स नहीं लगाएंगे, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले 5 गुणा 5 25, 8 तिया 24, इनका डिफरेंस 1 का। 12 तिया 36 और 5 दाए 50, इनका डिफरेंस 14,000 का। तब मैंने कहा था कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर रखना है, तो 1 का मान 14,000 के बराबर। आपको क्या पूछा है? आय में अंतर। ये रही इसकी आय 8, ये रही इसकी आय 5। तो जरा अंतर देखिए, 8 और 5 में अंतर कितने का होता है? 3 का।
तो जब 1 का मान 14,000 तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 3 इंटू 14,000, आंसर हो गया आपके पास में 42,000। बस आप इसलिए इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे और इस तरह से मेथड से भी कर पाए। नोट कर लीजिए इसको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, उसमें कहा गया है नीलम और शालिनी की आय का अनुपात है 5 और 3, यानी ये 5 और 3 के अनुपात में कमाती है। फिर नीलम, शालिनी और हिना इनके खर्चों का अनुपात दे रखा है आपको 8, 5 और 2 का। फिर आपको कहा कि हिना जो है वो कितने का खर्चा करती है, 3,000 का, और शालिनी जो है वो कितना बचाती है, 1,500। तो आपसे आय पूछी है, सॉरी बचत पूछी है किसकी, नीलम की, कि नीलम की बचत बतानी है अपन को। तब देखिए आपको मैं बताता हूँ इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बात सोचिए, हमको पता है इस सवाल में कि हिना का खर्चा जो है वो 3,000 है, जबकि हमको तो यहाँ दिख रहा है कि हिना का खर्चा जो है उसने कितना दे रखा था, 2, जबकि उसने तो कहा था कि खर्चा कितना होना चाहिए, 3,000। इसका मतलब अगर मुझे 2 को 3,000 बनाना है तो जाहिर सी बात है इसने गुणा किससे करवाई होगी, 1,500 से। यानी जब 1,500 से गुणा कराएंगे तभी तो इसके हिना का खर्चा 3,000 आ पाएगा। तो जब इधर 1,500 से गुणा हुई है तो फिर इधर भी 1,500 से गुणा होगी, क्योंकि अनुपातों में तो समान गुणा होगी। यानी शालिनी का खर्चा आ गया 7,500 रुपए का, और उसी तरह से ये भी 1,500 से गुणा होगा तो नीलम का खर्चा आ गया 12,000 का, 15 8 120 और 2 0। आपको ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि भाई इनके खर्चों का अनुपात 8, 5, 2 दे रखा था, पर इसने तो कह रखा था कि हिना तो 3,000 रुपये खर्च करती है, तो उधर तो अनुपात 2 है और उधर कह रहा है 3,000 खर्च कर रही है। इसका मतलब उसने 2 को किससे गुणा कराई है, 1,500 से, तभी तो 3,000 आ पाएगा। तो जब 1,500 से गुणा कराइए तो इधर भी 1,500 से गुणा होगी, तब इसका खर्चा आ गया शालिनी का 7,500 और इसका खर्चा आ गया नीलम का 12,000। अब एक बात सोचो जरा, मुझे शालिनी का खर्चा पता है कितना, 7,500, और मुझे शालिनी का बचत भी पता है कितनी, 1,500। तो मुझे शालिनी का खर्चा पता है, शालिनी की बचत पता है, तो इसका मतलब मैं शालिनी की आय ज्ञात कर सकता हूं। तो मैं लिख रहा हूं शालिनी की आय। शालिनी की आय होगी, आय के बारे में मैं आपको बार बार कह चुका हूं, आय बराबर होता है बचत प्लस खर्चा। आपको सवाल में क्या रखा है कि 1,500 की वो बचत कर रही है और शालिनी का खर्चा हमने यहां से निकाल लिया था, 7,500 आया, तो आप लिख दीजिए 7,500। तो शालिनी की आय आ गई आपके पास में 9,000 रुपए। तो हमने निकाल ली शालिनी की आय 9,000 है। बट फिर वही बात, अब यहां देखिए, यहां शालिनी की आय कितनी दे रखी है, 3, जबकि अभी तो आपने निकाला कि शालिनी की आय कितनी होनी चाहिए, 9,000। तो अब इस 3 को 9,000 बनाने के लिए हमको गुणा किससे करानी पड़ेगी, 3,000 से, क्योंकि 3 इंटू 3,000 करेंगे तभी तो कितनी आएगी इसकी आय, 9,000। तो जब इधर 3,000 से गुणा हुई तो इधर भी 3,000 से गुणा होगी। इसका मतलब नीलम की आय मुझे पता चल गई कि नीलम की आय है 15,000। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपने यहां से शालिनी का खर्चा निकाला, शालिनी की बचत आपको दी हुई थी, तो बचत और खर्चा बराबर टोटल शालिनी की आय कितनी होगी, 9,000। शालिनी की आय 9,000 आनी चाहिए, जबकि इधर तो उसने कह रखा था कि शालिनी की जो आय है वो तो 3 है, जबकि आनी तो 9,000 चाहिए। तो 3 से 9,000 बनाने के लिए गुणा किससे करानी पड़ी, 3,000 से। तो जब इधर 3,000 से गुणा हुई तो इधर भी 3,000 से गुणा होगी। तो नीलम की आय हो गई 5 इंटू 3,000, 15,000। अब सवाल में क्या पूछा, नीलम की बचत। तो नीलम की बचत, बचत के लिए मैं आपको कह चुका हूं बचत बराबर होता है आय माइनस खर्चा। तो नीलम की आय कितनी थी, 15,000, और नीलम ने खर्चा कितना किया, ये रहा नीलम का खर्चा 12,000। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 3,000। ये आपकी नीलम की बचत आ गई। तो काफी अच्छा सवाल है, बस ये है कि आपको कंफ्यूज कर देगा अगर आप इन सवालों को ढंग से नहीं चलेंगे। तो एक बार मैं दोबारा इस सवाल को रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको 5 और 3 इनकी आय का अनुपात दे रखा था और खर्चों का अनुपात दे रखा था 8, 5 और 2। पर आपको सवाल में यह भी कह रखा था कि हिना जो है 3,000 रुपये बचाती है, हमको तो दिखा सिर्फ 2 रुपये बचाती है। तो अगर मुझे 2 को 3,000 बनाना है तो गुणा किससे करानी पड़ी, 1,500 से।
तो जब इधर 1500 से हुई, इधर भी 1500 से, इधर भी 1500 से, तो शालिनी का खर्चा आ गया 7500 और नीलम का खर्चा आ गया 12000। ये आ गए इन तीनों के खर्चे। अब मुझे सवाल में दे रखा था कि शालिनी 1500 बचा रही है, तो शालिनी बचा 1500 रही है, खर्च 7500 कर रही है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि शालिनी की जो आय है वो है 9000 रुपये। तो मैंने शालिनी की आय 9000 निकाल ली। अब जब मैंने पहले वाले अनुपात को देखा तो मुझे ये जो आय दे रखी थी शालिनी की वो 3 दे रखी थी, जबकि हमने तो निकाली 9000। तो अब 3 को 9000 बनाया कैसे जाए? तो 3 को 9000 बनाने के लिए गुणा किससे करानी पड़ती है? 3000 से, ताकि 3 3 9000 बन जाए। तो जब इधर 3000 की गुणा हुई तो इधर भी 3000 की गुणा हो गई। तो नीलम की आय कितनी आ गई? 15000। आपसे पूछी थी नीलम की बचत। बचत होती है आय माइनस खर्चा। तो नीलम ने कमाया 15000 और उसमें से नीलम का खर्चा कितना आ गया? 12000। तो आपके पास में नीलम की बचत कितनी आ गई? 3000। इस सवाल को आराम से देखिए, खुद अपने हाथों से एक बार ट्राई कीजिए, कंफ्यूज मत होइए, आराम से देख के चलिए, अपना सवाल निकलेगा। ये कोई ज्यादा टिपिकल सा क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, वरना विदिन 1 मिनट ये सवाल एकदम आराम से हो जाता है एग्जाम के अंदर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है आपको 3, 7, 4 और साथ ही साथ इनके खर्चों का अनुपात भी रखा है 4, 3 और 5। आपसे बी और सी की बचत पूछी है। अब देखो बातें कौन कौन सी दी हुई है। पहली बात तो ये कही थी आपको कि इसमें ए की जो आय है वो 2400 है, कि ए की आय 2400 है और ए बचाता कितना है? 300। क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ। ए की आय 2400 है और वो बचाता कितना है? 300। अब आप खुद सोचो, मुझे अनुपात किसका दिया हुआ है? व्यय का। तो मुझे व्यय पता होना चाहिए। तो अगर 2400 में से 300 बचा लेता है तो खर्चा कितने का हुआ? 2100 का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2100 कैसे आया? 21 ऐसा आया कि अनुपात आपको व्यय का दिया हुआ है। तो व्यय का अनुपात निकालने के लिए आपको आय में से बचत घटानी पड़ती है। तो आय अगर 2400 है, उसमें से 300 बचा रहा है, तो बचा कितना खर्चा? 2100। तो मैं कह सकता हूं ए का खर्चा जो है वो 2100 का है। अब इधर देखिए, यहां अनुपात में मुझे इसकी आय 3 दे रखी थी, जबकि वो तो कह रहा है 2400 होनी चाहिए। तो अगर मुझे 3 को 2400 बनाना है, इसका मतलब इसने गुणा करवाई होगी इसको 800 से, तभी तो 8 या 2400 होगा। तो अगर मैं बी की आय निकालूं 800 से गुणा करा के, तो बी की आय आ जाएगी आपके पास में 7 × 5600। उसी तरह से सी की आय निकालूं अगर मैं 800 से गुणा करा के, तो सी की आय आ जाएगी आपके पास में 3200। ये आपके पास तीनों की आय आ गई। ए की आय 2400 ये दे रखी थी, बी की आय 5600, सी की आय 3200। सिमिलरली ए का खर्चा भी अपन ने निकाल लिया 2100 रुपए का। ए का खर्चा निकाल लिया 2100 रुपए। अब 4 को 2100 बनाना है, तो 4 को 2100 बनाना है, इसका मतलब इसने गुणा कराई है इससे 525 से। अगर आपको ये पता ना चले कि किससे गुणा हुई है, तब आप 21 में 400 का 2100 में 400 का भाग लगा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा 525 से गुणा हुई है। क्योंकि जब 525 से गुणा करेगा तभी 2100 आएगा। तो अगर 525 से गुणा यहाँ हुई है, तो इधर भी 525 से गुणा कराइए, ये आ जाएगा आपके पास 1575। और इधर भी 525 से गुणा करा दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 2625। 2625 आ जाएगा। अब देखिए, आपसे पूछा है बी और सी की बचत ज्ञात करो। तो ये रही बी और सी की आय और ये रहा बी और सी का खर्चा। बचत निकाल लेते हैं। तो बी की बचत, बी कमाता है 5600 रुपए। 5600 में बी खर्चा कर देता है 1575 का। तो बी की बचत आ गई 4025 रुपए। तो जिस ऑप्शन में 4025 हो, जो कि पहला ऑप्शन ही है, आप उसमें टिक कर सकते हो, ठीक है। और आपको अगर सी की बचत भी निकालनी ही है तो लिख लीजिए सी की बचत। सी कमाता कितना है? सी कमाता है 3200 और सी ने खर्चा कितने का कर दिया? सी ने खर्चा कर दिया 2625 का। तो सी की बचत आ जाएगी आपके पास 575 रुपए की। ये आपके पास में इन दोनों सवालों के आंसर आ गए कि बी की बचत आ गई 4025, सी की बचत आ गई 575। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फटाफट। सबसे पहले हमने देखा ए की आय 2400 है, तो 3 को 800 से गुणा कराई तभी 2400 मिलेगा। तो 800 की गुणा इधर करा दी, इधर करा दी। तो बी की आय आ गई 5600, सी की आय आएगी 3200। फिर अनुपात दिया हुआ था खर्चे का, मुझे चाहिए ए का खर्चा कितना है। तो मैंने ये देखा कि 2400 में से अगर 300 बचाता है तो खर्चा कितने का करेगा? 2100 का। तो मैंने कह दिया भाई ए तो 2100 का खर्चा करता है, लेकिन उसने कहा खर्चा तो 4 है। तो 4 को 2100 बनाने के लिए गुणा किससे करानी पड़ी? 525 से।
तो इधर भी 525 है, इधर भी 525 से गुणा करा दी, तो बी का खर्चा आ गया 1575 और सी का खर्चा आ गया 2625। अब हमको बचत बतानी है, तो अगर बी 5600 कमाता है, 1575 खर्च करता है, तो बचा कितना 4025। उसी तरह से सी अगर 3200 कमाता है, 2625 खर्च कर देता है, तो बचा कितना 575 रुपये। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी अगले सवाल अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ता है आपके लिए नए नए वीडियोस लाने का। ठीक है, इसलिए आप मैक्सिमम अमाउंट में इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हैव ए गुड डे।